नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों से अवगत कराऊंगा जो आपकी जानकारी में होते हुए भी आपको बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग लगेंगे। मैंने कुछ बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों के असैसिनेशंस को इसमें शामिल किया है और आपको एक नए एंगल से समझाने की कोशिश करी है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। महाराष्ट्र के रहने वाले नाथूराम गॉडसे ने पंजाब हाईकोर्ट में अपनी आखिरी स्पीच 8 नवंबर 1948 को दी थी और गांधी की हत्या करने का मकसद जाहिर किया था। उसकी स्पीच 90 पेजेस की थी और वह 5 घंटे तक अपने पांव पर खड़ा रहा था। अपनी स्पीच में गॉडसे ने बताया कि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और कि उसको हिंदू होने में बहुत गर्व था। उसने कहा कि उसने एंटी कास्ट मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। गॉडसे के अनुसार गांधी ने सच्चाई और अहिंसा के नाम पर देश पर बहुत जुल्म किया और खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट किया था। उनका आखिरी आमरण अनशन प्रो मुस्लिम था और सरकार द्वारा पाकिस्तान के लिए फंड्स रिलीज करने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स थी और उसने यह निर्णायक फैसला लिया कि गांधी का अंत कर देना चाहिए। गॉडसे के अनुसार गांधी मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू की क्रॉस ब्रीड थी और कोई लैंग्वेज नहीं थी, बस एक डायलेक्ट थी। गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, पर उन्होंने विश्वासघात किया और देश के विभाजन के लिए राजी हो गए। गॉडसे ने कहा कि मैंने अंतिम निर्णय लिया और अपने दोनों हाथों में शक्ति इकट्ठी करके गांधी पर 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रेयर ग्राउंड में गोलियां दागी। मेरे को कोई मर्सी नहीं चाहिए और ना ही मैं चाहूंगा कि कोई मेरे लिए मर्सी की अपील करे। नाथूराम गॉडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उसकी अस्थियां उसके परिवार द्वारा संभाल कर रखी गई हैं, इंडस रिवर में प्रवाहित करने के लिए जब भारत का एकीकरण हो जाएगा। When independence came, it brought bloodshed. Yet Gandhi's non-violence held in check the threat of civil war. Court begins the trial of Mahatma Gandhi's assassin, Nathuram Vinayak Godse. देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जब इंदिरा गांधी सरकार के आदेश पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया, तब सिख समुदाय के एक बहुत बड़े तबके की भावनाएं आहत हुई। खुद इंदिरा की सुरक्षा में तैनात सतवंत सिंह, केहर सिंह और बेंत सिंह ने इंदिरा को जान से मारने की साजिश कर डाली। 30 अक्टूबर 1984 को मृत्यु से एक दिन पहले भुवनेश्वर उड़ीसा की एक रैली में इंदिरा गांधी ने कहा, मैं आज यहां हूं, हो सकता है मैं कल ना रहूं। मैं परवाह नहीं करती कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मैंने एक लंबी जिंदगी लोगों की सेवा में जी है। ऐसा लगा मानो उन्हें अपनी आने वाली मौत का आभास हो गया था। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 31 अक्टूबर 1984 को जब वह अपने बंगले से अपने गार्डन से होते हुए ऑफिस की तरफ पैदल निकली, तब वह अकेली थीं। उन्होंने एक भगवा कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसका बॉर्डर ब्लैक था। 2-3 गज पीछे उनके 5 सुरक्षा कर्मी और उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पीछे चल रहे थे। उनके पर्सनल असिस्टेंट R.K. धवन सबसे आखिरी में चल रहे थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स विकेट गेट के दोनों तरफ अटेंशन में खड़े थे। इनमें से एक बेंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह था। सवेरे के 9:08 पर बेंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से इंदिरा पर 3 गोलियां दाग दी।
जैसे ही इंदिरा जमीन पर गिरी, सतवंत ने अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन उन पर खाली कर दी। टोटल 25 गोलियां फायर की गई थीं, जिसमें से 16 गोलियां उनके शरीर में लगी थीं। बेंत सिंह और सतवंत सिंह ने फायरिंग के बाद अपने हथियार डाल दिए, लेकिन 5 मिनट बाद ही बेंत सिंह ने एक सिक्योरिटी गार्ड से हथियार छीनने की कोशिश करी तो उसे वहीं मार गिराया गया। सतवंत सिंह और केहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। एलटीटीई और श्रीलंकन सरकार के बीच हो रहे गृह युद्ध में भारतीय तमिलों की भावनाओं को सपोर्ट करते हुए और रीजनल पावर का इजहार करते हुए राजीव गांधी सरकार ने 4 जून 1987 को ऑपरेशन पुमलाई लॉन्च किया, जिसे ईगल मिशन 4 कोड नेम दिया गया, और इंडियन एयरफोर्स ने जाफना के ऊपर सप्लाईज एयर ड्रॉप करी। एलटीटीई के साथ यह मित्रता तब शत्रुता में बदल गई जब 29 जुलाई 1987 को राजीव और जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ और ऑप पवन के तहत आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कुछ ही दिनों में श्रीलंका पहुंच गई। पीस प्लान के मुताबिक एलटीटी द्वारा हथियार डालने के बजाय वो इंडियन आर्मी पर ही अटैक करने लगी। तमिल ईलम का सपना पूरा न होते देख एलटीटी चीफ वेलुपिलाई प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। राजीव गांधी 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर, जो कि चेन्नई से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लोकसभा कांग्रेस कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार में गए थे जब उनकी एक मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई। वो अपना हवाई जहाज खुद उड़ाकर विशाखापट्टनम से चेन्नई पहुंचे थे। अपनी सफेद अम्बेसडर कार से उतरकर जब वो स्टेज की तरफ गए तब 10:10 पर एलटीटी की कलाईवानी राजारत्नम ने राजीव गांधी का अभिवादन किया और झुककर पांव छूने के बहाने उसने अपने ऊपर बांधे हुए 700 ग्राम के आरडीएक्स बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया। राजीव के साथ 14 और लोग इस धमाके में मारे गए। ये सारा एपिसोड हरिबाबू नाम के एक पत्रकार, जो इस ब्लास्ट में मारा गया था, के कैमरे में कैप्चर हो गया। नलिनी श्रीहरन 5 मेंबर एलटीटी स्क्वाड की एकमात्र जिंदा सदस्य है, जो 31 साल जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट काटकर रिहा हो चुकी है। किंग बीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव 1972 से नेपाल के राजा थे, जब 1 जून 2001 को उनके ही बेटे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र द्वारा उन्हें गोलियों से भून डाला गया। राजा सहित शाही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें रानी ऐश्वर्या भी शामिल थीं। मां, बाप, भाई और बहन को कत्ल करने के बाद दीपेंद्र ने अपने को भी गोली मार ली और मौत से पहले 3 दिन तक कोमा में रहा। कोमा में रहते हुए उसे नेपाल नरेश घोषित कर दिया गया। काठमांडू के नारायण हेती पैलेस में हुए इस हत्याकांड का राज क्या था? कहा जाता है कि 1990 के दशक में नेपाल में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था और आए दिन स्ट्राइक्स हो रही थीं, जब किंग बीरेंद्र ने पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने को राजी हो गए। यह बात शायद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र को पसंद नहीं आई। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार दीपेंद्र ग्वालियर की सिंधिया परिवार की देवयानी राणा से शादी करना चाहता था और मां बाप द्वारा इस रिश्ते को इनकार करने की कहासुनी में उसने उनकी हत्या कर दी। जनरल मोहम्मद जियाउल हक अनडिवाइडेड इंडिया के जालंधर शहर में 1924 को पैदा हुआ था और मऊ ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से 1943 में पास आउट हुआ था। जिया ने मिलिट्री कू के जरिए 1977 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जुल्फिकार अली भुट्टो से सत्ता हथिया ली और 1978 में अपने को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही जिया को अपना आर्मी चीफ नियुक्त किया था। 1947 में
पार्टीशन के समय कैप्टन जिया लास्ट रेफ्यूजी ट्रेन का एस्कॉर्ट ऑफिसर था जो बबीना से पाकिस्तान के लिए चली थी। जियाउल हक ने 17 अगस्त 1988 को भावलपुर में USMI अब्राहम टैंक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के बाद C-130B हरक्यूलस एयरक्राफ्ट में इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें जिया के साथ साथ 29 और लोग मारे गए, जिनमें US एम्बेसडर आर्नोल्ड लुइस राफेल भी शामिल थे। विमान में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। उड़ान के 5 मिनट बाद ही यह फुल स्पीड में जमीन की तरफ गिरने लगा और जमीन से कांटेक्ट होने पर आग के गोले में तब्दील हो गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अनुसार यह एक सैबोटाज था जिसमें एयरक्राफ्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी और कॉकपिट में एक पॉइजनस नर्व गैस भी रिलीज की गई थी और इसलिए पायलट्स मेडे सिग्नल भी नहीं दे पाए। इस फ्लाइट में फ्लाइट रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल नहीं था। दूसरी कहानी के अनुसार प्लेन में एक मैंगोज की पेटी भी लोड करी गई थी जिसमें बारूद था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको जनरल जियाउल हक ने फांसी पर लटका दिया था, की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थीं। हार्वर्ड एजुकेटेड बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी थीं, 1988 से 1990 तक और 1993 से 1996 तक। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP की कमान उनको अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो से विरासत में मिली थी। जनरल जियाउल हक ने कई बार बेनजीर को जेल में डाला और वो कई साल एग्जाइल में ग्रेट ब्रिटेन और दुबई में भी रहीं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में बेनजीर ने जैसे ही एक इलेक्शन रैली खत्म करी, 15 साल के एक बिलाल नाम के सुसाइड बॉम्बर उनकी कॉन्वॉय के पास आया और बेनजीर को गोली मार दी और उसके बाद अपने को भी बॉम्ब से उड़ा दिया। बिलाल पाकिस्तान तालिबान और अल कायदा के साथ जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 1947 से 1951 तक सत्ता में थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड से पढ़े लियाकत ने 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में स्पीच देते हुए एक अफगान मिलिटेंट सईद अकबर द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सईद अकबर स्टेज के सामने CID ऑफिसर्स के लगाई गई कुर्सियों में बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री लियाकत की हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने सईद अकबर को भी गोली मार दी। सईद अकबर को अरेस्ट करने के बजाय मार गिराने से एविडेंस भी खत्म हो गए और हत्या का मकसद या इसमें इन्वॉल्व बाकी लोगों का पता नहीं चल पाया। 55 साल बाद सन 2007 में बेनजीर भुट्टो को भी इसी कंपनी बाग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद अनवर सादात 15 अक्टूबर 1970 से इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, जब 6 अक्टूबर 1981 को फंडामेंटलिस्ट आर्मी ऑफिसर्स ने उनकी हत्या कर दी। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ 17 सितंबर 1978 को कैंप डेविड पीस अकॉर्ड करना अनवर सादात को महंगा पड़ा। मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी नाराज हो गई और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने भी इस पीस ट्रीटी का विरोध किया। लेफ्टिनेंट खालिद इस्लाम्बोली के नेतृत्व में मिलिटेंट्स ने कैरो में एनुअल विक्ट्री परेड में पार्टिसिपेट कर रहे ट्रक से उतरकर अनवर सादात पर ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाईं। खालिद ने अपनी असॉल्ट राइफल की पूरी मैगजीन अनवर सादात पर खाली कर दी। कुल 11 लोगों की इस हमले में मौत हो गई, जिससे क्यूबा के एम्बेसडर भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट खालिद इस्लाम्बोली पर मुकदमा चला और उसको 1982 में फांसी पर लटका दिया गया। कर्नल मुअम्मर मोहम्मद अबू मिनियार अल गद्दाफी
ने लीबिया पर एक डिक्टेटर के तौर पर 1969 से 2011 यानी कि 4 दशकों तक राज किया। यह एक मिलिट्री कू के जरिए पावर में आया था। इसने लीबिया की इटालियन पॉपुलेशन को डिपोर्ट कर दिया था और लीबिया में पश्चिमी देशों के सारे मिलिट्री बेसेस बंद कर दिए थे। इसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया और बढ़ी हुई इनकम की रकम को मिलिट्री को स्ट्रांग करने में खर्च करा। गद्दाफी एक डिक्टेटर था जिसने ह्यूमन राइट्स का घोर वायलेशन किया और अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म की फंडिंग करी थी। 2011 की अरब स्प्रिंग की आग की लपेट में लीबिया भी आ गया था। 2011 को गद्दाफी की सरकार के विरोध में कई प्रदर्शन देखने को मिले। लोगों के बीच करप्शन और बेरोजगारी को लेकर भारी असंतोष था। जब 15 फरवरी 2011 में बेंगाजी में आर्मी ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग खोल दी, तब विरोध प्रदर्शन बेकाबू हो गया और उन्होंने नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC) का गठन किया। गद्दाफी के कई सीनियर पॉलिटिशियंस ने भी NTC ज्वाइन कर ली। कतर, फ्रांस और UAE ने NTC के सपोर्ट में ट्रूप्स भेज दिए। नाटो ने एरियल बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। 1 जून 2011 में ICC ने गद्दाफी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। गद्दाफी नाटो और NTC की शेलिंग से बचने के लिए डेली अपने ठिकाने बदलने लगा। 20 अक्टूबर 2011 को सुबह 8:30 बजे नाटो बॉम्बर्स ने गद्दाफी के कॉन्वॉय की 14 गाड़ियां बर्बाद कर दी। गद्दाफी एक ड्रेनेज पाइप के अंदर छुप गया। मिलिशिया ने गद्दाफी को प्रिजनर बना लिया और उसे संगीनों से भोंका और उसे एक पिकअप ट्रक के आगे धकेल दिया। एक रिबल ने गद्दाफी के पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब्राहम लिंकन USA के 16th प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 1861 से 1865 तक प्रेसिडेंटशिप करी थी। उन्होंने US को अमेरिकन सिविल वॉर में लीड किया था और कॉन्फेडरेट स्टेट्स को हराया था, जिसके साथ ही स्लेवरी का भी अंत हो गया। लिंकन एक गरीब परिवार में केंटकी के एक लकड़ी के केबिन में पैदा हुए थे। वो एक मॉडरेट रिपब्लिकन थे और अमेरिकी इतिहास में सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। 14 अप्रैल 1865 को कॉन्फेडरेट फोर्सेस के एपोमेटिक्स में सरेंडर के 5 दिन बाद जब लिंकन वॉशिंगटन DC में फोर्ट थिएटर में अपनी वाइफ मैरी के साथ एक नाटक देख रहे थे, तब एक कॉन्फेडरेट सिंपैथाइजर और एक्टर जॉन विल्क्स बूथ ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बूथ अमेरिका में स्लेवरी एबॉलिशन से नाराज था। अब्राहम लिंकन को गोली मारने के बाद वो एक तंबाकू के गोदाम में छिप गया और जब लोगों ने उसमें आग लगा दी, तब वह भागते हुए एक फेडरल सोल्जर ने उसके गले में गोली मार दी। That government of the people, by the people, for the people, shall not perish. जॉन F. कैनेडी USA के 35th प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 1961 से 1963 तक प्रेसिडेंटशिप करी थी। वो एक डेमोक्रेट थे और कांग्रेस में मैसाचुसेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। 22 नवंबर 1963 को 46 वर्षीय JFK की डेलस में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने गए थे। जब वो प्रेसिडेंशियल मोटरकेड से ट्रैवल कर रहे थे, तब ली हार्वे ओसवाल्ड ने 2 गोली मारी। एक उनकी पीठ से होते हुए गले से निकल गई और दूसरी उनके सर पर मारी गई। ओसवाल्ड एक US मैरीन वेटरन था। 1959 में इसे एक्टिव सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया था और ये रशिया भाग गया था और इसने एक रशियन से शादी कर ली। ये 1962 में वापस US आ गया और डैलस में सेटल हो गया। जब कैनेडी का मोटरकेड डैलस से गुजर रहा था,
ओसवाल्ड ने टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल की खिड़की से JFK पर गोली चलाई। कैनेडी को असैसिनेट करने के 45 मिनट के बाद ओसवाल्ड ने डैलस पुलिस ऑफिसर को भी हत्या कर दी और एक मूवी थिएटर में घुस गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद एक लोकल नाइट क्लब ओनर जैक रूबी ने ओसवाल्ड को पुलिस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में लाइव टेलीविजन कैमरा के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। बेनिटो मुसोलिनी 1922 से 1943 तक इटली का प्राइम मिनिस्टर था। इसने नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की और एक डिक्टेटर के तौर पर इटली को रूल किया। मुसोलिनी ने अपनी सीक्रेट पुलिस द्वारा पूरे अपोजिशन का सफाया कर दिया और लेबर स्ट्राइक्स को इलीगल डिक्लेयर करके इटली को सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप में बदल दिया। मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसी फासिस्ट डॉक्ट्रिन पर बेस्ड थी। 1936 में उसने इथियोपिया को कॉन्कर कर लिया और 1936-39 में स्पेनिश सिविल वॉर में इंटरवीन किया। 1937 में इटली ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और नाजी जर्मनी एवं साम्राज्यवादी जापान के साथ एक्सिस अलायंस को ज्वाइन कर लिया। इटली के राजा विक्टर इमैनुअल III ने मुसोलिनी को जुलाई 1943 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जर्मनी के कमांडोज ने एक रेड करके उसको छुड़ा लिया। सितंबर 1943 में अलाइड पावर्स इटली में साउथ से एडवांस कर गईं। 25 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी ने पहाड़ों के रास्ते स्विट्जरलैंड भागने का फैसला किया और मिलान छोड़कर जर्मन सोल्जर की भेष धारण कर ट्रक्स के कॉन्वॉय में ऑस्ट्रिया की तरफ निकला, लेकिन उसको पहचान लिया गया और उसकी मिस्ट्रेस क्लैरिटा पिटासी के साथ पकड़ लिया गया और 28 अप्रैल 1945 को हिटलर के सुसाइड के 2 दिन बाद उसे गोली मार दी गई। मुसोलिनी और पिटासी के पार्थिव शरीर को 5 दिनों तक पिज़ाले लोरेटो मिलान में एक लोहे के खंबे से उल्टा लटकाकर रखा गया। निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच रोमानेव रशिया का आखिरी एम्परर था। इनका रूल 1 नवंबर 1894 से 15 मार्च 1917 तक चला। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 1914 में तब हुई जब निकोलस ने सर्बिया के सपोर्ट में रशियन आर्मी को मोबिलाइज कर दिया। इस पर जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया। जब रूस के पेट्रोग्राड गैरिजन में म्यूटनी हो गई, तब निकोलस ने अपनी गद्दी छोड़ दी और रशियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसे कैद करके साइबेरिया भेज दिया। अक्टूबर 2018 में बोल्शेविक्स ने पावर हथिया ली और जार और उसकी फैमिली को येकटेरिनबर्ग में कैद कर लिया। 16-17 जुलाई 1918 की रात को गार्ड्स जार की फैमिली मेंबर्स को, जिनमें उनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा फेडरोवाना और 5 बच्चे, जिनमें 4 लड़कियां और 1 लड़का था, जिनके नाम थे ओल्गा, तातियाना, मारिया, एनास्तासिया और एलेक्साई, को घर के बेसमेंट में ले गए, जिसमें से सारा फर्नीचर हटा दिया गया था। अलेक्जेंड्रा के मांगने पर 2 कुर्सी दे दी गईं। याकाव यूरोवस्की के नेतृत्व में और यूराल रीजनल सोवियत के ऑर्डर्स पर पूरी की पूरी जार फैमिली को गोलियों से भून डाला गया और यकीन करने के लिए कि वे सब मर गए हैं, उनकी बॉडीज को संगीन से घोंपा भी गया।